हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक पेपर लेकर के आए हैं। ये भी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है जो कि पिछले सालों का है। ठीक है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस से मैच करते हुए हैं वो मैंने सारे एक जगह पर लिख लिए हैं और उन्हीं के आंसर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी हम वो सारी चीज़ें ही देखेंगे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया है, इसलिए आप पैनिक ना हो कि बीच के क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं। बीच के जो क्वेश्चंस इसमें कुछ पार्ट दिया हुआ है वो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, वो अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने उसे रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ये जो पूरा पेपर है ये आपको 2 वीडियोस में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें लगभग 70 क्वेश्चंस के आसपास हैं, जिसे मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। ठीक है, तो 2 वीडियोस आपको मिलेंगी इसकी, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में और धीरे धीरे करके इस पूरे पेपर को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड दैट एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम? ऑप्शन ए जी स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी जर्सील्ड। किसने कहा है किशोरावस्था तूफान एवं तनाव का काल है? ऑप्शन ए जी स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर या ऑप्शन डी जर्सील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, जो कि क्या है, जी स्टैनले हॉल। बीएड के दौरान ये लाइन हमको बार बार बताई जाती है कि किशोरावस्था जो है वो तूफान और तनाव की या तूफान और झंझावत की अवस्था है। तो ये किसने कहा है? जी स्टैनले हॉल ने कहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ थिंकिंग? ऑप्शन ए सिंबल एंड साइंस, ऑप्शन बी लैंग्वेज, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस या ऑप्शन डी इमेज। निम्नलिखित में से कौन चिंतन का साधन नहीं है? ऑप्शन ए संकेत एवं चिन्ह, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी बुद्धि या ऑप्शन डी प्रतिभा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टूल्स ऑफ थिंकिंग होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो 5 जो होते हैं हमारे टूल्स होते हैं। पहला होता है हमारा इमेज, दूसरा होता है हमारा कॉन्सेप्ट, तीसरा होता है हमारा लैंग्वेज, चौथा होता है हमारा सिंबल और पांचवा होता है हमारा ब्रेन। तो ये 5 क्या होते हैं? हमारे टूल ऑफ थिंकिंग होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंटेलिजेंस। बुद्धि जो होती है वो हमारा टूल ऑफ थिंकिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटेलिजेंस। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? ऑप्शन ए एड्रीनल ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी पैनक्रियाज या ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन बी कंठ ग्रंथि, ऑप्शन सी पैनक्रियाज या ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने इसे करा दिया है बट इसके आने के चांसेस बहुत कम हैं, बट आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मशीन एंड प्रोग्राम लर्निंग आर बेस्ड ऑन? ऑप्शन ए फील्ड थ्योरी, ऑप्शन बी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट थ्योरी या ऑप्शन डी ऑपरेंट कंडीशनिंग। विक्रमित अधिगम और शिक्षण मशीन का विकास आधारित होता है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय सिद्धांत पर, ऑप्शन बी क्लासिकल अनुबंधन पर, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट सिद्धांत पर या ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को याद होगा कि मैंने पढ़ाया है प्रोग्राम लर्निंग, और प्रोग्राम लर्निंग के बारे में मैंने बताया है स्किनर की थ्योरी में। तो स्किनर की थ्योरी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो स्किनर की थ्योरी का नाम क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी है ये क्लासिकल कंडक्टिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कंडक्टिंग ना होकर के क्या होगा? कंडीशनिंग होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉ ऑफ लर्निंग वर प्रोपाउंडेड बाय? ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी P.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर या ऑप्शन डी पावलो। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी P.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर या ऑप्शन डी पावलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक।
E.L. थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये आपको याद रखना है क्योंकि कन्फ्यूजन दे सकता है आपके लिए, इसलिए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने जो 3 प्राइमरी नियम दिए थे वो कौन से थे, वो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इनके आंसर आपको ज़रूर कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, आर्मी अल्फा टेस्ट इज़ रिलेटेड टू। ऑप्शन ए वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन बी वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन सी नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, या ऑप्शन डी नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। आर्मी अल्फा परीक्षण संबंधित है ऑप्शन ए शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण से, ऑप्शन बी शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण से, ऑप्शन सी अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण से, या ऑप्शन डी अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 के समय में क्या हुआ कि अमेरिकन आर्मी थी, अमेरिकन आर्मी में बहुत सारे लोगों को भर्ती किया गया, ठीक है। भर्ती करने के बाद क्या हुआ कि उसमें से कुछ लोग पढ़े लिखे थे जबकि कुछ लोग इलिटरेट थे, यानी कि अनपढ़ थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये टेस्ट इसलिए विकसित किए गए ताकि सभी को एक इंस्ट्रक्शन दिया जा सके, वो भी एक कॉमन भाषा में, ताकि सभी को सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। क्योंकि कुछ लोग थे वो अलग भाषा बोलते थे, कुछ लोग थे वो अलग भाषा बोलते थे, ठीक है। इसीलिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम जीत सकें युद्ध में, इसके लिए इन सभी के लिए एक टेस्ट डेवलप किया गया जिसे आर्मी अल्फ़ा टेस्ट कहा जाता है और आर्मी बीटा टेस्ट कहा जाता है। 2 टेस्ट डेवलप किए गए, एक आर्मी अल्फ़ा टेस्ट और एक आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्मी अल्फ़ा टेस्ट की और आर्मी बीटा टेस्ट की, ठीक है। जो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट था वो उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग इलिटरेट थे, यानी कि अनपढ़ थे, ठीक है। तो अब जब कोई व्यक्ति अनपढ़ होगा तो उसको चीज़ें कैसे बताई जाएंगी, बोल करके बताई जाएंगी, क्योंकि वो लिख तो सकता नहीं है और ना लिखा हुआ वो पढ़ सकता है। इसीलिए जो अल्फ़ा टेस्ट था वो कैसा था, एक वर्बल टेस्ट था, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो अल्फ़ा टेस्ट था वो कैसा टेस्ट था, वो एक वर्बल टेस्ट था, ठीक। अब जब वर्बल टेस्ट होगा तो अब किसी चीज़ को अगर हम बोलकर बता रहे हैं और हम हर व्यक्ति को अलग अलग बताएंगे तो क्या ये सही होगा, नहीं। इसीलिए ये क्या है, एक ग्रुप में बताया जाने वाला टेस्ट है। यानी अल्फ़ा जो टेस्ट है वो कैसे बताया जाता है, वर्बली, यानी कि बोल के, और जब बोलकर हम बताएंगे ही तो हम कई सारे लोगों को एक साथ बोल के बता देंगे, एक साथ चीज़ों को समझा देंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। यानी कि वर्बली बताया जाता था और ग्रुप में कई सारे लोगों को एक साथ बताया जाता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं आर्मी बीटा टेस्ट की, ठीक है। तो आर्मी बीटा टेस्ट जो था वो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते थे, ठीक है। अब जब वो लोग पढ़ लेते थे तो ये टेस्ट कैसा बनाया गया, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है कि उनको लिखा हुआ दे दिया जाता था और वो अपने मन से पढ़ के उसको चीज़ों को समझ लेते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, तो बीटा टेस्ट कैसा होगा, तो वो कैसा होगा, नॉन वर्बल होगा। और जब नॉन वर्बल होगा तो वो ग्रुप में तो दिया नहीं जाएगा, सभी को एक एक पर्चा अलग से दे दिया गया, तो कैसा हो गया, इंडिविजुअल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्मी बीटा टेस्ट कैसा होता है तो आपको ध्यान रखना है नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, कौन सा, बीटा टेस्ट, ठीक है। जबकि अल्फा टेस्ट कैसा होता है, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का यानी कि आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस यानी कि शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ये मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो अलग बात है। इसके अलावा ये यूपी टेट सी टेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है, ऑप्शन ए टर्मन ने, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने, या ऑप्शन डी थर्स्टन ने। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत को समर्थन दिया, ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, या ऑप्शन डी थर्स्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या दिया था, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट हैविंग सुपीरियर एकेडमिक अचीवमेंट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी कंक्रीट इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी सोशल इंटेलिजेंस, या ऑप्शन डी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की बुद्धि संबंधित होती है, ऑप्शन ए अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी मूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी सामाजिक बुद्धि, या ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धि।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं वो सारी चीज़ों को क्या कर पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं। इसीलिए जो उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं वो उन सारी चीज़ों को जो वो पढ़ते हैं उनको क्या करते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं। और जब विजुलाइज कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में आसानी से बैठ जाती हैं, तो उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिक आउट द टर्म विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय पियाजे। ऑप्शन ए एसिमिलेशन, ऑप्शन बी आइकॉनिक, ऑप्शन सी इक्विलिब्रेशन, ऑप्शन डी स्कीमा। पियाजे द्वारा प्रयुक्त ना किए जाने वाले नाम छांटें। ऑप्शन ए आत्मसातीकरण, ऑप्शन बी दृश्य प्रतिमा, ऑप्शन सी साम्य धारण या ऑप्शन डी स्कीमा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइकॉनिक। आइकॉनिक जो है वो इनके द्वारा प्रतिपादित या इनके द्वारा यूज़ नहीं किया गया था, जबकि इन्होंने इक्विलिब्रेशन, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडप्टेशन इन सारे शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो अब आप ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि क्या कैसे मैच होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। इसमें आप थ्योरी जो जैसे कि लिखा हुआ है कनेक्शनिज्म, तो कनेक्शनिज्म का करेक्ट आंसर क्या होगा वो उसके सामने लिखेंगे। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग तो उसका क्या होगा, गेस्टाल्ट थ्योरी तो उसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से आप टाइप करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ नॉट चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। ऑप्शन ए स्टेबिलिटी इन फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी एटीट्यूड ऑफ रिपीटिशन, ऑप्शन सी इमेजिनेटिवनेस, ऑप्शन डी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। कौन सी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, ऑप्शन बी दोहराने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी कल्पनाशीलता या ऑप्शन डी आत्म प्रेम की भावना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमेजिनेटिवनेस, यानी कल्पनाशीलता। ठीक है, कल्पनाशीलता क्या होती है, ये बच्चे में शैशवावस्था के दौरान नहीं होती है, बाकी बच्चे में स्टेबिलिटी आने लगती है फिजिकल और मेंटल। इसके अलावा दोहराने की प्रवृत्ति आती है, कोई चीज़ वो सुनता है तो उसे बार बार रिपीट करता है। ठीक है, और अपने प्रति उसके अंदर लव भी जागृत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेजिनेटिवनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इनंसिएटेड थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए जेम्स ने, ऑप्शन बी वॉटसन ने, ऑप्शन सी विलियम मैकडूगल ने, ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने ही क्या दिया है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि विलियम मैकडूगल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज मोर सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शन ए हेरिडिटी, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। व्यक्ति के विकास के लिए कौन अधिक उपयुक्त है, वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम प्लस वातावरण या ऑप्शन डी वंशानुक्रम इनटू वातावरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम इनटू वातावरण जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या होता है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई होती है इन्वायरमेंट के साथ में। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेरिडिटी और इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इज। ऑप्शन ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी थैलेमस या ऑप्शन डी मेडुला। बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी थैलेमस या ऑप्शन डी मेडुला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये सर के आगे वाले हिस्से में होता है और बाकी के जो तीनों पोर्शन हैं यानी कि हमारा सेरिबेलम, थैलेमस और जो मेडुला है ये जो सर के पीछे वाले हिस्से में होता है। ठीक है, तो जो आगे वाला सर होता है यानी सर के जो आगे वाला हिस्सा होता है वही हमारे इंटेलिजेंस के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में देखें, जैसे यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, जब हम इसको और डिफाइन करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, प्रामस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रामस्तिष्क आ जाए या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ जाए। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपसे कराया है, तो ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, किसने की थी। ऑप्शंस बताता हूँ मैं, E.L. थॉर्नडाइक, पाब्लो, विलियम वुंट या वॉटसन, तो इसे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेज दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीबडी हैज़ अ शेयर। ऑप्शन है बोर्डे, ऑप्शन बी है हमारा एरिस्टोटल, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी या ऑप्शन डी है शीले। कौन कहता है कि प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी को सम्मिलित होना पड़ता है। ऑप्शन ए बोर्ड, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी सीले। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सीले। जो जॉन रॉबर्ट सीले थे उन्होंने ही ये बात कही थी कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीबडी हैज़ टू शेयर, ठीक है। यानी प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी को सम्मिलित होना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी, जॉन रॉबर्ट सीले ने कही थी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डिवाइड्स कल्चर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। ऑप्शन ए लिस्टरवर्ड, ऑप्शन बी ऑकबर्न, ऑप्शन सी M.N. श्रीनिवास या ऑप्शन डी कॉम्टे। भौतिक तथा अभौतिक रूप से संस्कृति को किसने बांटा है। ऑप्शन ए लिस्टरवर्ड, ऑप्शन बी आगबर्न, ऑप्शन सी M.N. श्रीनिवास या ऑप्शन डी काम्टे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑकबर्न, ठीक है। ऑकबर्न या आगबर्न जो हैं हमारे, वो क्या हैं, उन्होंने ही बांटा है कि जो भी संस्कृतियां होती हैं वो भौतिक और अभौतिक रूप में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि किसने कल्चर को मटेरियल और नॉन मटेरियल में बांटा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑकबर्न ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू सोशल चेंज। ऑप्शन ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी साइंटिफिक इन्वेंशन, ऑप्शन सी वेस्टेड इंटरेस्ट या ऑप्शन डी प्रैग्मेटिक आउटलुक। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक है। ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन सी निहित स्वार्थ या ऑप्शन डी व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा कि क्या होगा, निहित स्वार्थ, ठीक है। जब भी हमारा स्वार्थ होता है किसी चीज़ में तो वो परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, इसीलिए आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक इन्वेंशंस और प्रैग्मेटिक आउटलुक की वजह से क्या होता है, समाज में परिवर्तन आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब हम इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं फिर क्या होता है, धीरे धीरे साइंटिफिक इन्वेंशंस होती हैं और उसी के बेसिस पर हमारा दृष्टिकोण भी बदलता हुआ चला जाता है और हमारे समाज में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारे निहित स्वार्थ होते हैं उनकी वजह से सोशल चेंज में एक बाधा आ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन ए टू अर्न मोर मनी, ऑप्शन बी अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, ऑप्शन सी चेंजिंग वे ऑफ लाइफ या ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। आधुनिकीकरण क्या है। ऑप्शन ए खूब पैसा कमाना, ऑप्शन बी पाश्चात्य संस्कृति अपनाना, ऑप्शन सी जीवन की राह बदलना या ऑप्शन डी वैज्ञानिक स्वभाव का विकास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेंजिंग वे ऑफ लाइफ, ठीक है। चेंजिंग वे ऑफ लाइफ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जीवन की राह बदलना। जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी लाइफ होती है, जो कि रूरल लाइफ और बाकी सब चीज़ें होती हैं, उसको छोड़ करके हम एक नया जीवन अपनाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जीवन की राह बदलना, यानी कि मॉडर्नाइजेशन हो जाना, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चेंजिंग वे ऑफ लाइफ, यानी कि जीने की राह बदलना। अगर हम बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो क्या पाते हैं कि टू अर्न मनी, पैसा कमाना ही आधुनिकीकरण है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जिसके पास पैसा है तो वो आधुनिक हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, यानी अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अपना लेंगे तो हमारा विकास हो जाएगा, यानी हम मॉडर्न हो जाएंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, अगर हम बात करें साइंटिफिक टेम्पर की डेवलपमेंट की, तो अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो रूरल इंडिया में भी बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं जो कि साइंटिफिक होते हैं। तो क्या हम वो उस चीज़ को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ सकते हैं, तो नहीं। यानी मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ, चेंजिंग वे ऑफ लाइफ, यानी जो लाइफ को जीने की तरीका है वो बदल जाए, वही क्या कहलाता है, चेंजिंग वे ऑफ लाइफ, और वही मॉडर्नाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म। ऑप्शन ए रियलिज्म, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी इंडिविजुअलिज्म या ऑप्शन डी नेचुरलिज्म। कौन मानता है कि अंतिम वास्तविकता आध्यात्मिकता है। ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी प्रयोजनवाद,
ऑप्शन सी आदर्शवाद या ऑप्शन डी प्रकृतिवाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आइडियलिज्म। आदर्शवाद जो है वही मानता है कि जो अंतिम वास्तविकता है वो आध्यात्मिकता है, ठीक है, यानी अंतिम सत्य क्या है? आध्यात्मिक होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइडियलिस्ट कंसीडर देमसेल्फ एज अ क्रिएटर्स एंड डिटरमाइंस ऑफ मेथड्स नॉट डिवोटीज ऑफ सम वन मेथड, हु रिमार्क्ड? ऑप्शन ए एडम्स, ऑप्शन बी बटलर, ऑप्शन सी रोस या ऑप्शन डी प्लेटो। किसने कहा आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का दास न मानकर विधियों का निर्माता व निर्धारणकर्ता समझते हैं? ऑप्शन ए एडम्स, ऑप्शन बी बटलर, ऑप्शन सी रास या ऑप्शन डी प्लेटो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बटलर। जो बटलर हैं उन्होंने ये बात कही थी कि जो आइडियलिस्टिक लोग होते हैं वो अब एक विधि पर टिके नहीं रहते, वो विधियों का निर्माण करते रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बटलर, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ विच स्कूल ऑफ फिलोसफी इज दैट आइडियाज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट? ऑप्शन ए आइडियलिज्म, ऑप्शन बी रियलिज्म, ऑप्शन सी एग्जिस्टेंटलिज्म या ऑप्शन डी नेचुरलिज्म। किस दर्शन के संप्रदाय का मूलभूत सिद्धांत है कि वस्तुओं की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी यथार्थवाद, ऑप्शन सी अस्तित्ववाद या ऑप्शन डी प्रकृतिवाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइडियलिज्म। आइडियलिज्म ये मानता है कि वस्तुओं की अपेक्षा जो विचार हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। विचारों पर ही जोर किसने दिया है? आइडियलिज्म ने विचारों पर जोर ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सपोर्ट्स दैट द चाइल्ड नीड्स टू लर्न इन नेचुरल इन्वायरमेंट? ऑप्शन ए आइडियलिस्ट्स, ऑप्शन बी नेचुरलिस्ट्स, ऑप्शन सी रियलिस्ट्स या ऑप्शन डी प्रैग्मेटिस्ट्स। कौन समर्थन करता है कि बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी प्रकृतिवादी, ऑप्शन सी यथार्थवादी या ऑप्शन डी प्रयोजनवादी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी सोचते हैं कि जो बच्चा है हमारा उसे नेचुरल इन्वायरमेंट में ही सीखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म व्हाट इज ट्रुथ? ऑप्शन ए आइडिया इज ट्रुथ, ऑप्शन बी ट्रुथ इज नॉट परमानेंट, ऑप्शन सी वट एवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इज ट्रुथ या ऑप्शन डी विच कैन बी फेल्ट थ्रू सेंसेस। प्रकृतिवाद के अनुसार सत्य क्या है? ऑप्शन ए विचार सत्य है, ऑप्शन बी सत्य स्थायी नहीं है, ऑप्शन सी जो प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके वही सत्य है या ऑप्शन डी जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके ही वही क्या होता है? सत्य होता है। प्रकृतिवादी मानते हैं कि विच कैन बी फेल्ट थ्रू सेंसेस इज कॉल्ड ट्रुथ, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी रिगार्ड्स द होल यूनिवर्स एज अ ह्यूज मशीन? ऑप्शन ए प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन बी नेचुरलिज्म, ऑप्शन सी रियलिज्म या ऑप्शन डी आइडियलिज्म। दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा संपूर्ण विश्व को एक विशाल यंत्र मानती है? ऑप्शन ए प्रयोजनवाद, ऑप्शन बी प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद या ऑप्शन डी आदर्शवाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो एग्जैक्टली मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है। ना मैंने ये कहीं पढ़ा है, ना मुझे ये किसी फिलॉसफी की किताब में मिला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप होल्ड करके डाल दीजिए, इसको मैं देखता हूँ, अगर मुझे इसका आंसर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं मिले तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या, साथ ही साथ उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, द मेन एम ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन इज? ऑप्शन ए क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़, ऑप्शन बी सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सेल्फ रियलाइजेशन या ऑप्शन डी ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए नए मूल्यों का निर्माण, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी आत्मानुभूति या ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मानुभूति। आत्मानुभूति आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन इज द मेन एम ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रियलिज्म?
ऑप्शन ए सेंस रियलिज्म, ऑप्शन बी सोशल रियलिज्म, ऑप्शन सी नियो रियलिज्म या ऑप्शन डी बायोलॉजिकल रियलिज्म। कौन यथार्थवाद का रूप नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, ऑप्शन बी सामाजिकतावादी यथार्थवाद, ऑप्शन सी नव यथार्थवाद या ऑप्शन डी जीव वैज्ञानिक यथार्थवाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बायोलॉजिकल रियलिज्म यानी जीव वैज्ञानिक यथार्थवाद। अगर हम बात करें रियलिज्म की तो कितने फॉर्म होते हैं, तो इसके 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, पहला आपको दिया है सेंस रियलिज्म यानी कि ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, दूसरा दिया है सोशल रियलिज्म सामाजिकतावादी यथार्थवाद, तीसरा दिया हुआ है नियो रियलिज्म यानी नव यथार्थवाद। इसके बाद जो चौथा आता है वो हमारा आता है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। ठीक है, तो ये आपको 4 वे याद रखने हैं कि सेंस रियलिज्म होता है, सोशल रियलिज्म होता है, नियो रियलिज्म होता है और चौथा जो होता है वो होता है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल रियलिज्म, क्योंकि ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मेथड वाज फॉर्मुलेटेड बाय ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी राटके या ऑप्शन डी जॉन डेवी। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया ऑप्शन ए किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट ने, ऑप्शन सी राटके ने या ऑप्शन डी जॉन डेवी ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए किलपैट्रिक। जो किलपैट्रिक थे हमारे, इनका पूरा नाम क्या था? विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक ने ही प्रोजेक्ट मेथड दिया था, और कब दिया था? तो 1918 में इन्होंने ये मेथड दिया था। ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? तो ये दिया था विलियम किलपैट्रिक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा गॉड मेक ऑल थिंग्स गुड, मैन मेडल्स विद देम एंड दे बिकम्स इविल, एग्जॉर्टेड बाय ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी रूसो या ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी। ईश्वर सभी वस्तुओं को अच्छा बनाता है, मनुष्य के हस्तक्षेप से खराब हो जाती हैं। इस तथ्य का समर्थन किया है ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी रूसो ने या ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रूसो। रूसो ने ये बात कही है कि ईश्वर सभी वस्तुओं को अच्छा बनाता है, लेकिन मनुष्य के हस्तक्षेप से वो खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन ऑप्शन ए पेरिनियल आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, ऑप्शन बी चेंजिंग आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, ऑप्शन सी परमानेंट आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। प्रयोजनवाद की मान्यता है ऑप्शन ए चिरंतन आदर्शों एवं मूल्यों में, ऑप्शन बी परिवर्तनशील आदर्शों एवं मूल्यों में, ऑप्शन सी स्थायी आदर्शों एवं मूल्यों में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील आदर्शों एवं मूल्यों में, यानी कि चेंजिंग आइडियल्स एंड वैल्यूज़। यानी प्रैग्मेटिज्म बात करता है कि जो परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे आइडियल्स होते हैं और वैल्यूज़ होती हैं, यानी हमारे आदर्श और मूल्य बदलते रहते हैं। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद बात क्या करता है कि जो भी स्थिति होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, Which philosophy of education believes in punishment from natural consequences? Option A naturalism, option B pragmatism, option C realism, option D idealism. प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड में शिक्षा का कौन सा दर्शन विश्वास करता है? ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोजनवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद या ऑप्शन डी आदर्शवाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है वो ये बात करता है कि बच्चे को हमें प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो उसी से ही ज्ञान को अर्जन करेगा, और अगर वो कुछ गलती करता है तो बच्चे को दंड भी कौन देगी? प्रकृति ही देगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल बैक टू नेचर इन एजुकेशन वॉज गिवन बाय ऑप्शन ए आर एन टैगोर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी प्लेटो। शिक्षा में प्रकृति की ओर लौटो का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए आर एन टैगोर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूसो। ठीक है, रूसो ने बात कही थी क्या? बैक टू नेचर यानी कि प्रकृति की ओर लौटो। यहीं पर एक क्वेश्चन और है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए कॉमेनियस,
ऑप्शन बी फ्रोबेल, ऑप्शन सी राटके या ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन। शिक्षा की आगमन विधि से परिचय करवाया। ऑप्शन ए कॉमेनियस ने, ऑप्शन बी फ्रोबेल ने, ऑप्शन सी राटके ने या ऑप्शन डी फ्रांसिस बेकन ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा फ्रांसिस बेकन। जो फ्रांसिस बेकन थे उन्होंने ही इंडक्टिव मेथड दिया था। ठीक है, डिडक्टिव मेथड किसने दिया था ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। हालांकि इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही मैंने पढ़ाए हैं, तो आपको ये बताना है कि डिडक्टिव मेथड किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी गिव्स एम्फेसिस ऑन सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ए आइडियलिज्म, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी रियलिज्म या ऑप्शन डी एग्जिस्टेंटिलिज्म। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं, पर कौन दर्शन का संप्रदाय बल देता है। ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी प्रायोजनवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद या ऑप्शन डी अस्तित्ववाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यथार्थवाद। जो यथार्थवाद है वो बात करता है किस चीज़ की, कि जो सेंसेस हैं हमारे वो गेटवे ऑफ नॉलेज हैं, यानी कि इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं। ये बात कौन कहते हैं, यथार्थवादी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म टू मॉडर्न एजुकेशन इज। ऑप्शन ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन बी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी इन एजुकेशन, ऑप्शन डी सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा को प्रकृतिवाद की देन है। ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षा में समाजशास्त्री प्रवृत्ति या ऑप्शन डी विषय केंद्रित शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो प्रकृतिवादियों के द्वारा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवादियों की देन क्या है, कि बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी गिव्स एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर दर्शन का कौन संप्रदाय बल देता है। ऑप्शन ए आइडियलिज्म, ऑप्शन बी रियलिज्म, ऑप्शन सी नेचुरलिज्म या ऑप्शन डी प्रैग्मेटिज्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियलिज्म, यानी यथार्थवाद जो है वो ये बात कहता है कि हमें ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण करना चाहिए। क्यों ये बात कहता है, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ज्ञानेंद्रियां ही क्या है, हमारे ज्ञान का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो जितने अच्छे से हमारी ज्ञानेंद्रियों की ट्रेनिंग होगी उतने ही अच्छे से हम नॉलेज को ग्रैस्प कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि विच स्कूल ऑफ फिलोसफी गिव्स एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, तो वो है हमारा रियलिज्म। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर कौन सा दर्शन बल देता है, तो वो है हमारा यथार्थवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच बुक वॉज रिटन बाय रूसो ऑन एजुकेशन। ऑप्शन ए एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी एमाइल एंड एजुकेशन, ऑप्शन सी है द रिपब्लिक, ऑप्शन डी है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। रूसो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी। ऑप्शन ए शैक्षणिक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी एमाइल और शिक्षा, ऑप्शन सी रिपब्लिक, ऑप्शन डी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमाइल एंड एजुकेशन। एमाइल जो पुस्तक थी वो किसकी थी, रूसो की थी, यानी एमाइल और शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है, रूसो ने लिखी है, जो किस पर आधारित है, एजुकेशन पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक किसने लिखी है और द रिपब्लिक बुक किसने लिखी है। ठीक है, इन दोनों बुक्स के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैंने इन दोनों बुक्स को आपको पढ़ाया है, इसीलिए आप इन दोनों बुक्स को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 3 लैंग्वेज फार्मूला वॉज ओरिजिनेटेड बाय। ऑप्शन ए NPE 1986, ऑप्शन बी NPE 1968, ऑप्शन सी कोठारी कमीशन 1964 या ऑप्शन डी केब 1956। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया NPE 1986 में, ऑप्शन बी NPE 1968, ऑप्शन सी कोठारी कमीशन 1964 या ऑप्शन डी CABE 1956। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। ठीक है, तो कोठारी कमीशन जो आए थे, जो दौलत सिंह कोठारी के उसमें बनाया गया था, उन्होंने ही क्या किया था, इस टर्म को यूज़ किया था, त्रिभाषा सूत्र को, यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात किसने की थी, सबसे पहले बात की थी कोठारी कमीशन ने, जो कि 1964 में बनाया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिट ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म। ऑप्शन ए पॉलिटिकल यूनिटी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ऑप्शन सी सोशल प्रोग्रेस या ऑप्शन डी स्टिमुलस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का गुण नहीं है। ऑप्शन ए राजनीतिक एकल नहीं, यहाँ पर एकता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आर्थिक प्रगति,
ऑप्शन सी सामाजिक प्रगति या ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रेरण। तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि राजनीतिक एकता होनी चाहिए, आर्थिक प्रगति भी होनी चाहिए और सामाजिक प्रगति भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो ऑप्शन नेगेटिव है वो क्या है, व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रेरण। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वार्थ हमें नहीं देखना होता जब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म की, यानी कि राष्ट्रीयता की। ठीक है, तो राष्ट्रीयता में हमें ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखना है कि हमें राजनीतिक एकल होना पड़ेगा, यानी राजनीतिक एकता होनी चाहिए, आर्थिक प्रगति होनी चाहिए और सामाजिक प्रगति होनी चाहिए। तो ये हमें राष्ट्रीयता में शिक्षा के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेशन ऑफ। ऑप्शन ए सैडलर कमीशन 1917, ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, ऑप्शन सी मुदालियर कमीशन 1952 या ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। वरिष्ठ विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव था। ऑप्शन ए सैडलर कमीशन का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का, ऑप्शन सी मुदालियर आयोग का या ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 बनाया गया था, किसके अध्यक्षता में बनाया गया था, तो वो थे हमारे राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये जो कमीशन था वो बनाया गया था और इन्होंने ही बात करी थी कि एक सीनियर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कमीशन रिकमेंडेड कोर्ट इन प्लेस ऑफ सीनेट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन प्लेस ऑफ सिंडिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। ऑप्शन ए इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, ऑप्शन बी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, ऑप्शन सी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 या ऑप्शन डी वुड्स डिस्पैच। विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद तथा सीनेट के स्थान पर कोर्ट की सलाह किस आयोग ने दी थी। ऑप्शन ए भारतीय शिक्षा आयोग 1882, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, ऑप्शन सी भारतीय शिक्षा आयोग 1964, ऑप्शन डी वुड्स डिस्पैच 1854। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को सैडलर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो सैडलर आयोग ने ही ये सिफारिश की थी, क्या किया था कि सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद बनाई जाए और सीनेट के स्थान पर कोर्ट बनाई जाए। यानी क्या था, 1917 के पहले जो विश्वविद्यालय थे उनमें सिंडिकेट हुआ करते थे और सीनेट होती थी। ठीक है, इन पर क्या हो जाता था, लोगों का दबदबा हो जाता था, जिसकी वजह से जो विश्वविद्यालय के लिए जो नियम होते थे वो ठीक से नहीं बन पाते थे। इसीलिए इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि कार्यकारिणी परिषद और कोर्ट को बनाया जाए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये रिकमेंडेशन किस आयोग की थी, तो ये किस आयोग की थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड या ऑप्शन डी कलकत्ता। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड या ऑप्शन डी कलकत्ता। ये मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया है, तो आप सभी ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि 42 का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड बनारस संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है रेडलेक जंक्शन, ऑप्शन सी है चार्ल्स ग्रांट या ऑप्शन डी है जोनाथन डंकन। बनारस संस्कृत कॉलेज को किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन बी रैंडल जैक्सन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स ग्रांट ने या ऑप्शन डी जोनाथन डंकन ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने 1791 में इस कॉलेज को स्थापित किया था और इस समय पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस इस समय हमारे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कॉर्नवालिस के समय में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी और किसने की थी, तो वो थे जोनाथन डंकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी हैड इट्स ओरिजिन इन द चार्टर एक्ट। ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1793। प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ डैश के चार्टर एक्ट में। ऑप्शन ए 1813 में, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1854 या ऑप्शन डी 1793। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813। 1813 में ही पहली बार ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल जो हमारा विवाद था वो निकल करके बाहर आया था, यानी प्राच्य और पाश्चात्य विवाद आया था।
इस विवाद का कारण क्या था, हम वो बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों का मानना था कि जो शिक्षा है वो पाश्चात्य भाषाओं में दी जाए, यानी कि इंग्लिश को जोर दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि जैसे संस्कृत, फारसी, अरबी, जिन भाषाओं में शिक्षा पहले से ही भारत में चल रही है, उन्हीं भाषाओं में शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो यही विवाद था कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया जाए, जबकि कुछ लोग बात कर रहे थे कि शिक्षा जिस भाषा में चल रही है उसी भाषा में उसे रहने दिया जाए। ठीक है, तो ये विवाद कब निकल करके आया था, 1813 में निकल करके आया था। ये विवाद समाप्त होता है जाकर के आगे और इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज स्वीकार कर लिया जाता है, यानी इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है और जो अन्य भाषाएं थीं जैसे कि संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, इसके अलावा फारसी, उर्दू, इन सब को छोड़ करके इंग्लिश को प्रेफरेंस दी गई और ये विवाद की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, तो इस विवाद की समाप्ति कैसे होती है वो भी हम देखेंगे अभी आगे कि किस तरीके से इस विवाद की समाप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यू द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ऑप्शन ए 10 ईयर, ऑप्शन बी 30 ईयर, ऑप्शन बी 20 ईयर या ऑप्शन डी 40 ईयर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट का नवीनीकरण कब करती थी? ऑप्शन ए 10 वर्षों में, ऑप्शन बी 30 वर्षों में, ऑप्शन सी 20 वर्षों में या ऑप्शन डी 40 वर्षों में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20 वर्षों में। 20 वर्षों में, हर 20 वर्ष में क्या किया जाता था, जो भी चार्टर एक्ट आता था उसको रिन्यू कर दिया जाता था, उसमें से कुछ चीज़ों को जोड़ दिया जाता था, जो चीज़ें पुरानी हो जाती थी उनको हटा दिया जाता था। तो चार्टर जो एक्ट था वो हर 20 सालों में आता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज नॉट इन फेवर ऑफ स्टडिंग संस्कृत एंड अरेबिक? ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी एच.टी. प्रिंसेप या ऑप्शन डी मैकाले। संस्कृत और अरबी के अध्ययन के पक्ष में कौन नहीं था? ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी एच.टी. प्रिंसेप या ऑप्शन डी मैकाले। अभी हमने बात की थी प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की। ठीक है, तो ये वहीं से निकल करके आता है, ये उसी विवाद को ही आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जब ये विवाद समाप्त कब होता है जाकर के, जब मैकाले आता है। मैकाले इस बात पर जोर देता है कि भारत के जो लोग हैं उनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, जिससे कि क्या होगा, जो कंपनी का काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, और मैकाले का लेकर के आता है, मैकाले अपना मैकाले मिनट लेकर के आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1835 में ये मैकाले मिनट लागू किया जाता है, यानी कि 1835 में आता है और 1835 में ही इसे लागू कर दिया जाता है और इसी मैकाले मिनट्स के से ही जो पाश्चात्य और प्राच्य का विवाद था वो समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन को भारतीयों पर थोप दिया जाता है। यही वो मैकाले है जो ये कहता था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वो वर्ग तैयार होगा जो रूप रंग से काला होगा लेकिन सोच में कैसा होगा, अंग्रेज होगा। ठीक है, इसने एक कॉन्सेप्ट और दिया था जिसे हम कहते हैं फिल्टरेशन थ्योरी। ठीक है, तो फिल्टरेशन थ्योरी भी इसकी ही थ्योरी से ही निकल करके आती है, जो बात करती है कि शिक्षा अगर हम उच्च वर्ग को देंगे तो वो छनते हुए नीचे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह सेरेमनी वाज ऑब्जर्व्ड एट द एज ऑफ? ऑप्शन ए 4 years 4 months and 4 days old, ऑप्शन बी 4 years 3 months and 3 days old, ऑप्शन सी 4 year 6 months and 6 days old, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। बिस्मिल्लाह समारोह डैश अवस्था में किया जाता था? ऑप्शन ए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, ऑप्शन बी 4 वर्ष 3 माह 3 दिन, ऑप्शन सी 4 वर्ष 6 माह 6 दिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया है 2 दिन पहले, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? आप सभी बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट ए और लिस्ट बी को आपस में मैच करना है। तो मैकाले मिनट अभी हमने बात करी थी, मैकाले मिनट कब आया था? तो 1835 में आया था। वुड डिस्पैच की बात करें तो वुड्स डिस्पैच भी आया था 1854 में। हंटर कमीशन 1882 में आया था, ये भी करेक्ट मैच है। और गोखले बिल आया था 1911 में। तो ये सारे करेक्टली मैच्ड हैं, यानी कि ए का जो ऑप्शन है यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये करेक्ट मैच कौन सा है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मकतब इज मेंट बाई? ऑप्शन ए अ प्लेस वेयर लेक्चर्स आर डिलीवर्ड, ऑप्शन बी अ प्लेस वेयर राइटिंग इज टॉट, ऑप्शन सी अ प्लेस ऑफ वर्शिप या ऑप्शन डी अ प्लेस ऑफ हायर एजुकेशन। मकतब से तात्पर्य है ऑप्शन ए एक स्थान जहां भाषण दिए जाते हैं, ऑप्शन बी एक स्थान जहां लिखना सिखाया जाता है, ऑप्शन सी एक पूजा स्थल या ऑप्शन डी उच्च शिक्षा के स्थल। अभी हमने हाल ही में बात करी थी किसकी? मुस्लिम एजुकेशन की। तो मुस्लिम एजुकेशन के दौरान मकतब और मदरसा दोनों ही मैंने पढ़ाए थे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसके कमेंट करके आंसर्स ज़रूर बताया करें।
अगला क्वेश्चन है हमारा, द बुद्धिस्ट एजुकेशनल आइडियल्स एंड प्रैक्टिसेस वर क्लोजली कनेक्टेड विद दोज ऑफ, ऑप्शन ए मुस्लिम एजुकेशन, ऑप्शन बी ब्रिटिश एजुकेशन, ऑप्शन सी ब्राह्मणिज्म या ऑप्शन डी नन। बौद्ध शिक्षा के आदर्शों और प्रयोगों का घनिष्ठ संबंध था, ऑप्शन ए मुस्लिम शिक्षा से, ऑप्शन बी ब्रिटिश शिक्षा से, ऑप्शन सी ब्राह्मणीय शिक्षा से या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जब हम बौद्ध शिक्षा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ब्राह्मणीय शिक्षा से लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणिज्म। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बॉय आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेरेमनी ऑफ उपनयन वॉज सेड एज, ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी हो जाता है स्नातक या ऑप्शन डी भिक्षु। उपनयन संस्कार के बाद बालक को कहा जाता था, ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन ए श्रमण, ऑप्शन सी स्नातक या ऑप्शन डी भिक्षु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्विज। ठीक है, जब बच्चा गुरुकुल जाता था तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था और उपनयन संस्कार के बाद ही उसे क्या कहा जाने लगता था? द्विज कहा जाने लगता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंटर कमीशन इज टर्म्ड एज, ऑप्शन ए इंडियन एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन सी नेशनल एजुकेशन कमीशन या ऑप्शन डी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। हंटर कमीशन को कहा जाता है, ऑप्शन ए भारतीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या ऑप्शन डी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय शिक्षा आयोग, यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन वाज द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन बी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, ऑप्शन सी सैडलर कमीशन या ऑप्शन डी हंटर कमीशन। क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना किसकी सिफारिश थी? ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच की, ऑप्शन बी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की, ऑप्शन सी सैडलर कमीशन की या ऑप्शन डी हंटर आयोग की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच की, यानी वुड्स डिस्पैच ने ये बात कही थी कि क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना की जाए जिससे कि शिक्षा में सुधार हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक, डू एंड हैव एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, हु सेड दैट? ऑप्शन ए टायलर, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी ऑकबर्न या ऑप्शन डी बियर्स डेट्स। संस्कृति एक जटिल समस्या है जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो हम सोचते हैं, करते हैं और समाज के सदस्य के रूप में हैं। किसने कहा है? ऑप्शन ए टायलर, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी ऑकबर्न या ऑप्शन डी बियर स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टायलर। टायलर ने ये बात कही है और कब कही है तो इसको आपको याद रखना है। 1871 में इन्होंने ये बात कही थी कि जो संस्कृति है वह जटिल समस्या है जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो हम सोचते हैं, करते हैं और समाज के सदस्य के रूप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कल्चरल चेंज? ऑप्शन ए इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण क्या हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जितने भी चीज़ें ऊपर दी हुई हैं यानी कि पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और जो दूसरे संस्कृतियों से संपर्क है वो तीनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी? ऑप्शन ए इम्प्रूव्ड क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी वाइडर रेंज ऑफ स्किल्स, ऑप्शन सी डिसफंक्शंस एडेप्टेशन बिहेवियर या ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। सांस्कृतिक विविधता के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए बेहतर रचनात्मकता, ऑप्शन बी कौशल की व्यापक रेंज, ऑप्शन सी निष्क्रिय अनुकूलन व्यवहार या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो 84 का आंसर क्या है? ए और बी दोनों, यानी कि सांस्कृतिक विविधता से क्या लाभ होता है? तो हमें इम्प्रूव्ड क्रिएटिविटी देखने को मिलती है और वाइडर रेंज ऑफ स्किल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर कल्चर में कुछ ना कुछ अलग होता है यानी कि नया होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द की वैल्यू ऑफ यूनिटी इन इंडिया? ऑप्शन ए टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द नेशन, ऑप्शन बी डिफिकल्ट टू डिसइंटीग्रेट द नेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट,
ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी आर करेक्ट। भारत में एकता का महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? ऑप्शन ए देश में शांति और समृद्धि बनाए रखना। ऑप्शन बी देश को तोड़ना मुश्किल है। ऑप्शन सी ए और बी सही हैं या ऑप्शन डी ए और बी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी सही है, यानी कि टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द नेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारी यूनिटी है उसका मेन मकसद क्या है? तो वो है शांति और समृद्धि बनाए रखना, साथ ही साथ कोई भी इस देश को तोड़ ना सके। यही हमारी एकता का महत्वपूर्ण मूल्य है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इज रिटन बाई। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए विश्व भारती, ऑप्शन बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन सी नेशनल सॉन्ग या ऑप्शन डी आनंद मठ। निम्नलिखित में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है? ऑप्शन ए विश्व भारती, ऑप्शन बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय गीत या ऑप्शन डी आनंद मठ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व भारती। जो विश्व भारती संस्था थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसको बनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे चल करके यही क्या कहलाई? शांति निकेतन कहलाती है। ठीक है, इसी को ही बाद में क्या कहा गया? शांति निकेतन कहा गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ। पहला है कि राष्ट्रीय गीत और दूसरा है आनंद मठ। सबसे पहले आप बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है और दूसरा बात बताएंगे कि आनंद मठ किसकी पुस्तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट ओपन स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 1979। भारत में प्रथम खुला विद्यालय कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1943 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1989 में या ऑप्शन डी 1979 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 1989। 1989 में जो था वो हमारा पहला खुला स्कूल खोला गया था। ये आपको ध्यान रखना है, एक स्कूल है और एक यूनिवर्सिटी। जो स्कूल है हमारा वो 1989 में ओपन हुआ था पहला, और जबकि जो यूनिवर्सिटी है वो 1982 में पहली यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन जो पहला स्कूल था वो हमारा 1989 में ओपन किया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असर्शन ए विमेंस एजुकेशन आर फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स इन इंडिया। रीज़न है इसका, देयर इज़ एक्यूट डेथ ऑफ ट्रेंड फीमेल टीचर्स। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी आर अलोन इज़ करेक्ट। दृढ़ कथन यानी कि असर्शन, भारत में स्त्री शिक्षा विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही है। कारण है इसका प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की अत्यधिक कमी है। ऑप्शन ए दोनों ए और आर सही हैं, ऑप्शन बी दोनों ए और आर सही नहीं हैं, ऑप्शन सी केवल ए सही है और ऑप्शन डी केवल आर सही है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजन वाले, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें रीजन को फिट करके देखना होता है कि क्या वो असर्शन के साथ सही बैठ रहा है, किस तरीके से। तो चलिए हम उसे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि भारत में स्त्री शिक्षा विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही है क्योंकि, यहाँ पर आपको एक शब्द लगाना है क्योंकि, यानी कि बिकॉज प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की अत्यधिक कमी है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सही प्रतीत होता है, यानी कि जो रीजन है वो सही है कि जो कि प्रशिक्षित महिला अध्यापक हैं उनकी काफ़ी कमी है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, यानी जो असर्शन है उसका जो करेक्ट रीज़न है वो क्या है हमारा? ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीजन एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन ए मॉर्निंग असेंबली, ऑप्शन बी साइलेंट मेडिटेशन, ऑप्शन सी रिलीजियस सेलिब्रेशन या ऑप्शन डी डिस्कस ऑन रिलीजियस एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है?
ऑप्शन ए प्रातःकालीन सभा, ऑप्शन बी मौन चिंतन, ऑप्शन सी धार्मिक समारोह या ऑप्शन डी धार्मिक और नैतिक विषयों पर विचार विमर्श। तो ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपको सामने से समझ में आ रहा है कि धार्मिक और नैतिक रूप से जब हम विचार विमर्श कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, यानी कि कौन सा बताना है, डायरेक्ट मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कशन ऑन रिलीजियस एंड मॉरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा पेपर। इसमें जो बीच बीच में क्वेश्चंस नहीं हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को हटा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस ज़रूर समझाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।